नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 लेकर के आया हूं। आज के इस चैप्टर का नाम है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आज के इस चैप्टर में आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं और ऐसे ही चैप्टर से अक्सर यूपीएससी एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। और इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स पर 2019 में जो यूपीएससी एग्जाम हुआ है, जिसका अभी रिजल्ट आया है, इस पर एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग इस चैप्टर को बड़ा ही गहनता से और आराम से समझते हुए चलिएगा। इससे पहले हम क्लास 6 के एनसीईआरटी को कंप्लीट पढ़ा चुके हैं और क्लास 7 के एनसीईआरटी में चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक के वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और साथ ही साथ वीडियोस को शेयर अवश्य कर दिया करें, जिससे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को हमारे चैनल के माध्यम से कर सकें। अब चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं आज के इस कंप्लीट चैप्टर को। आज के इस चैप्टर का नाम है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसका सबसे पहला पॉइंट हमको मिलता है कि इस उपमहाद्वीप पर बड़े हिस्से में, अगर हम बात करें इस उपमहाद्वीप की, तो भारतीय उपमहाद्वीप की यहां पर बात की जा रही है। भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत ही बड़े हिस्से में जो समाज था, पहले वर्ण के नियमानुसार विभाजित था। देखिए, ब्राह्मणों ने हमारे समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था। सबसे पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य का और चौथा था शूद्र का। तो 4 वर्णों में हमारे समाज को विभाजित कर दिया गया था और ब्राह्मणों द्वारा विभाजित की गई, सुझाए गए जो ये नियम थे, ये बड़े बड़े राज्यों और राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। और इससे ऊंचे और नीचे, अमीर और गरीब, सफल और असफल व्यक्तियों के बीच में मतलब काफी फासला बढ़ गया था। अब कोई अमीर होता था तब वो कहता था कि गरीब लोग हैं ये, अमीरों गरीबों के बीच में, ऊंच नीच के बीच में मतलब काफी सारा फासला बढ़ गया था। और इससे क्या हुआ था, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज और ज्यादा जटिल हो गया था। धीरे धीरे जैसे समय का परिवर्तन आता गया, समय आगे बढ़ता गया, तो धीरे धीरे क्या वो परिवर्तन होता गया और जैसे जैसे लोग जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, गरीब थे वो और गरीब होते चले गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों के बीच में सामाजिक असमानता काफी सारी फैल गई थी और लोग क्या कह रहे थे, एक दूसरे के प्रति मतलब काफी भेदभाव रखने लगे थे। अब इससे क्या हुआ आगे चल करके समझिएगा। अब क्या हुआ कि बड़े बड़े शहरों में जनजाति समाज किस प्रकार से रहता था इसको समझिएगा। फिर क्या हुआ था, जैसे जैसे मतलब अब सबसे पहले यहाँ पर आप इसे समझिए कि जनजाति किसे कहते हैं। तो उपमहाद्वीप के कई समाज जो कि ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। देखिए, ब्राह्मणों ने जब ये 4 वर्णों में विभाजित कर दिया था सभी लोगों को, तब काफी सारे लोगों इन वर्णों के विभाजन को स्वीकार किया था और काफी सारे लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने इस वर्ण के विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। और जिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया था, अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय कहा जाता। क्या? जनजातियां कहा जाता। जो कि यहाँ पर आपको कुछ चित्र भी दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता कि जनजातियां किसे कहते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों को, जो वर्ण विभाजन किया गया था, इसको जिन जाति के लोगों ने मतलब जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया था उन्हें जनजातियां कहते थे। या फिर आप एक डेफिनेशन में यहां पर ये कह सकते हैं कि उपमहाद्वीप के कई समाज जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे। जो जनजातीय समाज के लोग थे वो संयुक्त रूप से रखते थे, मतलब एक पूरे जो तो कबीले के लोग संयुक्त रूप से एक होकर के अपने भूमि पर या फिर चरगाहों पर नियंत्रण रखते थे और खुद के बनाए हुए नियमों के आधार पर परिवार के बीच में इनका बंटवारा करते थे। मतलब यहाँ पर साफ था कि किसी अन्य व्यक्ति का कोई भी यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता था। जो जनजातीय समाज के लोग थे वो स्वयं अपने राजा हुआ करते थे और यहाँ पर जो भूमि हुआ करती थी या चरगाहे होते थे उनको समस्त लोगों के बीच में बराबरी से बांटा जाता था। यहां पर ऐसा नहीं था कि आप जो तो ऊंचे कुल के हो तो आपको ज्यादा मिल जाएगा, आप नीचे कुल के हो तो आपको कम मिलेगा। यहां पर ऐसा नहीं था, क्योंकि यहां पर ऊंच और नीच का कोई भेदभाव ही नहीं था, क्योंकि जनजातीय लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए इन नियमों को बिल्कुल भी मना ही माना था और इसीलिए ये जनजातियां कही गई थी। अगला पॉइंट मिलता है कि कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित जो अधिक शक्तिशाली समाज के लोग थे उनके साथ में ये जो जनजातीय लोग थे, इनको जो जनजातीय लोग थे इनका टकराव भी होता रहता था और कई मायनों में जनजातियां अपने आजादी और अलहदा संस्कृत को बचाए रखा था। ये जो जनजातीय लोग थे उनका यहाँ पर चित्र भी दिखाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको भेदभाव का चित्र मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर ऊंच और नीच का ही चित्र दिखाया जा रहा है, छोटे और बड़े का। ठीक है, कई प्रकार से यहाँ पर चित्र भी दिखाया जा रहा है, मैंने चित्र को भी रख लिया, आप लोग देख सकते हैं। और जो जनजातीय लोग थे इनका जो बड़े मतलब जिन लोगों ने अधिक शक्तिशाली लोग थे, जिन्होंने जाति विभाजन को स्वीकार
स्वीकार किया था उन लोगों से काफी टकराव भी होता रहता था, और टकराव होने की वजह से इनके साथ में काफी नुकसान भी होता था। लेकिन जो ये जनजाति लोग थे, इन लोगों ने कई मायनों में अपनी जो सामाजिक नीतियां थी, अपनी आजादी थी, अपनी अलहदा संस्कृति थी, इसको बचा करके रखा हुआ था। अगला पॉइंट मिलता है कि जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्मों की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहा करते थे। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जनजाति लोग, जो जनजाति लोग हैं, ये सामाजिक लोगों से कैसे मतलब एक दूसरे की जरूरतों पर मतलब कैसे निर्भर रहते थे? तो समझिएगा, जैसे कि हम आपको आज का उदाहरण दें तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको जनजातीय लोग जो हैं वो अपने स्वयं निर्मित नहीं कर सकते थे, और कई सारी ऐसी चीजें होती थी जिनको जो सामाजिक लोग हैं, ये लोग अपने मतलब अपने जाति आधारित लोग ये लोग निर्मित नहीं कर सकते थे। तो ऐसी वस्तुओं का आदान प्रदान के माध्यम से ये दोनों लोग एक दूसरे पर निर्भर रहा करते थे। जैसे कि जंगलों में जो उत्पाद होता था, जंगलों वाली जो वस्तुएं होती थी, उन पर अधिकतर अधिकार जनजातीय लोगों का होता था, और जनजातीय लोग इन चीजों को समाज में लाकर लाते थे और जाति आधारित लोगों को दिया करते थे। और कई सारी चीजें ऐसी होती थी जो कि जनजाति लोगों के पास में नहीं होती थी। उन सारी चीजों को लेने के लिए ये जो जाति आधारित लोग हुआ करते थे उनके पास में जाते थे और उनसे इन चीजों को लिया करते थे। तो ये था इन दोनों के बीच में एक दूसरे पर निर्भर होने का कारण, और टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों समाजों को बदलने का काम किया था। अर्थात ये दोनों लोग लड़ते भी थे और एक दूसरे पर निर्भर भी थे। तो लड़ाई और निर्भरता इन दोनों पर मतलब अगर देखा जाए तो इन दोनों समाजों में यही दो कारण थे जिन्होंने इन दोनों को बदलने का प्रयास किया था। अब यहां पर अगला पॉइंट मिलता है कि जनजातीय लोग कौन थे। ठीक है, तो सामाजिक इतिहासकारों मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारियां दी हैं। अगर बात की जनजातियों की तो हमको जनजातियों के विषय में लिखना पढ़ना बहुत ही कम मिलता ही नहीं है, क्योंकि जनजाति लोग जो थे ये लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, और इसीलिए इतिहासकार मुसाफिर मुसाफिर अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले जो ट्रेवलर होते हैं वो इन लोगों ने क्या किया, इनके विषय में अधिक जानकारी हमको नहीं दी है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और बातचीत मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। समझिएगा क्या होता, जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो शाम को रात को, आजकल तो नहीं देखा जाता क्योंकि बच्चे मोबाइल में ही लगे रहते हैं, अगर आप कुछ समय पीछे जाएंगे यही कुछ लमसम 5 साल, तो आप देखेंगे, आप अपनी ही बात कर लीजिएगा, तो जब छोटे थे तब दादी के पास में या बाबा के पास में रात में बैठ करके शाम को कहानियां सुना करते थे। कुछ इसी प्रकार से जो जनजातीय लोग होते थे ये अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, अपने समाज की जो घटनाएं होती थी या अपने विषय में। ठीक है, अर्थात अपना इतिहास जो होते थे वो बातचीत या मौखिक रूप से अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दिया करते। जैसे कि बाबा जो होते थे वो अपने नाती को दिया करते थे। ठीक है, यानी पिता जो होता था अपने पुत्र को दिया करता था, फिर वो अपने पुत्र को दिया करता था। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी उनकी रीति रिवाज हुआ करते थे, जो भी कहानियां हुआ करती थी, उनका जो तो मौखिक और बातचीत रूप से इनका संरक्षण किया करते थे। ठीक है, और ये जो परंपराएं होती थी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब नई पीढ़ी को विरासत के रूप में दी जाती थी। अर्थात बाबा हर एक प्रकार की जो रीति रिवाज हुआ करते हैं, जैसे कि आजकल आप लोग त्योहार देखते हैं तो जो जनजातीय लोगों के त्योहार होते थे इनके विषय में अपने जो आने वाली पीढ़ी है, जो आ चुकी है पीढ़ी, जैसे कि बाबा का नाती है या पुत्र है, इनको बताया करते थे। आज भी देखा जाता है जो महिलाएं हैं घर पे, ये अपने घर पे पूजा पाठ किया करती हैं, अनेक प्रकार की पूजाएं होती हैं, बीच बीच में आती रहती हैं। ठीक है, तो इनको जो हमारे यहाँ की महिलाएं होती हैं वो अपनी बेटियों को अपने पास में बैठा कर बताया करती हैं, कहानियां सुनाती हैं कि ऐसे से ऐसा हुआ था इसलिए हम इस पूजा को करते हैं। इसी प्रकार से देखा जाता है। उसी प्रकार जो जनजातीय लोग थे पहले अपनी जो रीति रिवाज हुआ करते थे या फिर जो मान्यताएं हुआ करती थी उनको अपनी नई पीढ़ी को विरासत के रूप में सौंपा करते थे। अगला पॉइंट मिलता है कि आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन बातचीत परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। अर्थात जो जनजातीय लोग आज पाए जाते हैं इनसे बात करके, इनकी जो परंपराएं हैं उनको पढ़ करके मतलब उनको समझ करके और इनका इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं और लिखने लगे भी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। अब इसका यहाँ पर मैप भी दिया गया है, मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते थे। ठीक है, पूरा मैप दिया गया है, आप लोग अगर बुक में देखेंगे तो बुक में भी दिया गया है। यहाँ पर आपको गख्खर जनजाति के लोग मिलते हैं, जो कि देखिए जो मैप दिया गया ये पुराना मैप है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय का मैप है, बहुत ही पुराना मैप है। ठीक है, और आज की अगर बात
बात की जाए तो आज भारत काफी दुबला पतला बन गया है, लेकिन आज ये जो दुबला पतला बना है इसके पीछे कई सारे कारण हैं। और अब आइए इसके विषय में देखते हैं। तो भील जनजाति के लोग यहाँ पर पाए जाते थे। इसके बाद में आरघुन जनजाति है, ये लंगार है, गक्खर है, खोखर है। खोखर जनजाति और गक्खर जनजाति के लोग ये काफी प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोच है, ये मुंडा है, चेर है, ये भी मतलब काफी प्रसिद्ध हुए थे। मुंडा, चेर, इसके बाद में भेल भी काफी प्रसिद्ध हुए थे। और इसके बाद में बेराद है, कोली है, खोंड है, खोंड भी काफी प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद में ये कोयास है। तो ये जो जनजाति के लोग थे लगभग पूरे देश में पाए जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप नीचे साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको बादागस मिलेगा। इसके बाद में ये मारवाड़ जनजाति यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद में कोली जनजाति है, जाटवास है, भील है। भील जनजाति के लोग भी पहले काफी प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद में आपको यहाँ पर गोंडवाना मिलेगा, ठीक है। आगे आगे बढ़ोगे आप तो आपको यहाँ पर समास मिलेगा, ये आपको कोच मिलेगा। ये खोखरो है, खोखर जनजाति के लोग, खोखर जनजाति के लोगों ने ही जो हमारे यहाँ गौरी आया था, गौरी को मार दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको तो आप लोगों ने देख ही लिया है। वैसे मैप को आप लोग अगर देख लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे मैप से प्रश्न पूछा नहीं जाता है कि हाँ बताइएगा, मैप में देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। कुछ ऐसी शक्तिशाली जनजातियां थी जिनके पास में शक्ति थी, संपदा थी, और उन लोगों ने बड़ी बड़ी जो इलाके थे उन पर अपना नियंत्रण करके रखा हुआ था। अब आप कहोगे जब जनजातियां शक्तिशाली थी तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था क्यों नहीं अपनाया? देखिए, वर्ण व्यवस्था जब आई थी तो कई सारी जनजातियां ऐसी थी जिन लोगों ने इसको नहीं अपनाया। देखिए, कई सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था को नहीं अपनाया, और जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था को नहीं अपनाया तब वही जनजातियां कही गई थी। अब जो जिन लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को अपनाया नहीं था, उनमें सिर्फ ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ गरीब लोग ही थे। उनमें ऐसे भी लोग थे जो कि अमीर थे, और जो अमीर थे वो शक्तिशाली भी थे, और जो शक्तिशाली थे वो लोग अपना कई बड़े बड़े इलाकों पर नियंत्रण में रखा करते थे। पंजाब में 13वीं-14वीं सदी के दौरान खोखर जनजाति बहुत ही प्रभावशाली थी। आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पाई जाती है खोखर जनजाति के लोग, यहाँ पर पाए जाते थे। और पंजाब इलाका जो है, पंजाब में खोखर जनजाति के लोग बहुत ही प्रभावशाली थे 13वीं से 14वीं सदी के बीच में। और इसी समय जो गौरी हमारे यहाँ पर आए थे, जिसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था, उसको मार दिया था। गौरी को इसलिए मारा था क्योंकि जब ये गौरी आया था तो गौरी खोखर जनजाति के इलाके से आया था। वहां पर जो फसलें खड़ी हुई थी उन फसलों को नष्ट कर दिया था इनके घोड़ों ने। घोड़े उनके ऊपर चल के आए थे और पैदल यात्री भी आए थे, तो फसलें नष्ट हो गई थी। इस वजह से खोखर जनजाति के लोगों ने गुस्से में आकर के गौरी को मार दिया जब गौरी लौट करके जा रहा था, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि यहाँ बाद में गक्खर लोग ज्यादा प्रमुख हो गए थे, महत्वपूर्ण हो गए थे। जहां पर पहले खोखर जनजाति के लोग ज्यादा मतलब प्रभावशाली थे, ज्यादा शक्तिशाली थे, वहीं पर गक्खर जनजाति के लोग बाद में ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे। आप लोग देख सकते हैं गक्खर और खोखर दोनों जनजाति यहीं पर दिखाई गई हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दिया जा रहा है कि इसके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। एक बात यहां पर याद रखना कि जो ये जनजातीय लोग थे, जनजातीय लोगों जो थे ये मुगलों के काफी प्रिय थे, मुगलों से काफी इनका अच्छा संबंध रहा करता था। और जो ये मतलब जो बाकी शासक आए थे हमारे यहाँ पर, इन लोगों से इनका ज्यादा मतलब मेल जो नहीं था, बल्कि जो ये मुगल लोग थे जिनमें अकबर है, या फिर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की है, इनके साथ में भी काफी सारी मतलब मित्रता रही थी। इनकी मित्रता नहीं कह सकते, मतलब अच्छे संबंध रहते अच्छे खासे। और अगला पॉइंट मिलता है यहाँ पर जो बता दिया मैंने आपको, यहाँ पर कुल के विषय में बताया गया, ठीक है। कुल के विषय में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने यहीं पर रख लिया है। कुल अभी आगे आपको जानने को मिलेगा कि कुल किसे कहते हैं। पहले यहाँ पर समझ लीजिए कुल किसे कहते हैं। तो परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जैसे कि आप अपने आप जो है आपका कुल किससे जाना जाएगा? आपके बाबा हैं, परदादा हैं, तो एक ही मतलब कुल की संतान होती चली है, तो आप एक ही कुल के कहे जाएंगे, ठीक है। तो बताया जाए कि जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि उत्तर पश्चिम में बलोच एक शक्तिशाली जनजाति थी। बलोच के विषय में भी मैंने अभी आपको यहां पर बताया। उत्तर पश्चिम में ढूंढिए कहां पर है उत्तर पश्चिम में बलोच जनजाति, कहां पर? ढूंढिए जल्दी ढूंढिए, बलोच जनजाति कहां पर है, ढूंढिए। आप लोग बताइएगा जल्दी से, बलोच जनजाति कहां पर है? काफी मतलब उत्तर पश्चिम में आपको ये मिल जाएगी बलोच जनजाति, ठीक है। यहां पर शायद दी गई है, नहीं दी गई, मैं देखता हूं। चलिए आप लोग ढूंढ लेना, बाद में मुझे तो दिख नहीं रही यहां पर बलोच जनजाति कहीं पर भी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम में
बलोच एक ऐसा मतलब विशाल बलोच जनजाति एक विशाल और शक्तिशाली जनजाति मानी गई थी जो कि उत्तर पश्चिम पर राज करती थी और ये लोग अलग अलग मुखियों वाले छोटे छोटे कुलों में विभाजित थे। कुल मैंने अभी आपको बता दिया कि कुल किसे कहते हैं, एक ही परिवार के मतलब एक ही जो यहाँ पर साफ तौर पर मैंने अभी आपको बताया है कि एक ही पूर्वज की संतान का होने का जो दावा करते हैं उन्हें कुल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जो ये बलोच जनजाति के लोग थे ये एक ही कुल मतलब अलग अलग मुखियाओं वाले कई छोटे छोटे कुलों में विभाजित थे। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि पश्चिम हिमालय में गड्डी गाड़ियों सॉरी गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। गड्डी गडरियों मतलब काफी अलग टाइप की थी जनजाति। ठीक है, और उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। कहां पर? उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी इलाके पर। अगर उत्तर पश्चिमी की बात करोगे तो यहाँ पर बलोच जनजाति का सबसे अधिक प्रभाव था और उत्तर अगर पूर्वी की बात करोगे तो यहाँ पर नागा, अहोम और दूसरी जनजातियों का काफी प्रभुत्व था और पश्चिमी हिमालय पर गड्डी गडरियों का ज्यादा मतलब प्रभाव था। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। किनका? चेर सरदारशाहियों का। कब? 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। कहां पर? मौजूदा बिहार और झारखंड में। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि 1591 में बादशाह अकबर के सेनापति जिनका नाम था राजा मान सिंह ने इन्होंने क्या किया था? चेर लोगों पर हमला कर दिया था और उन्हें परास्त किया था। जब चेर लोगों पर हमला किया था राजा मान सिंह ने तो इन्होंने क्या किया था? उनको परास्त करके उन्हें लूट लिया था और लूट करके अच्छा खासा माल भी कमाया था। लेकिन ये जो राजा मान सिंह ने हमला किया था, हमला करने के बाद में सिर्फ लूटा था, इनको अपने अधीन नहीं बनाया था और ना ही इनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। लेकिन जैसे ही अकबर का राज समाप्त हुआ था, अकबर के बाद में औरंगजेब का समय आया था और औरंगजेब के समय में मुगल की सेनाओं ने चेर लोगों पर हमला किया था और उनके कई किलों को अपने कब्जा में कर लिया था। और जब कई किलों को अपने कब्जे में कर लिया था तो इसके पश्चात में जनजातीय लोगों को अपने अधीनस्थ बना लिया था। यहाँ पर अगर बात करोगे अकबर और इनमें अंतर क्या है तो अकबर ने इन जो ये चेर लोग थे इन पर हमला किया था और इनको लूटा था परास्त करके। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया था? चेरों पर हमला किया था और इनके किलों को अपने कब्जे में कर लिया था, लूटा तो था ही और साथ ही साथ इनको अपने अधीनस्थ भी बना लिया था। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। कौन? मुंडा और संताल थे जो कि इस क्षेत्र में रहा करते थे। अब ये यद्यपि उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कहां पर? बंगाल और उड़ीसा में भी मुंडा और संताल जनजाति के रहा करते थे। लेकिन अगर आप बात करोगे जहां पर चेर जनजाति के लोग रहते थे यहां पर ये मुंडा और संताल जनजाति के भी लोग रहा करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां जिनको कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों का निवास स्थान कहा जाता था पहले। जी हां, कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो पहाड़ियां होती थी यहाँ पर कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियां थी जो कि यहाँ पर रहती थी और कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। अगला पॉइंट मिलता है कि कोरागा बेहतर मारवाड़ जनजातियों की दक्षिण भारत में एक विशाल आबादी थी। दक्षिण भारत में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर कोरागा, बेहतर और मारवाड़ जनजाति के लोग अधिक मात्रा में रहा करते थे। इसके अंदर भील की बड़ी जनजातियां थी ये पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। मैंने अभी आपको मैप में के माध्यम से बताया कि भील जनजाति कहां पर आ करती थी, आप लोग एक बार देख सकते हैं और मैप में आप लोग देख लें ज्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे मैं आपको बताता रहा हूं हर एक चीज को अच्छे से डिटेल में। जो भील जनजाति के लोग थे बड़ी मात्रा में पश्चिम और मध्य भारत में रहा करते थे और यहाँ पर इनकी काफी संख्या फैली हुई थी और 16वीं सदी के अंत तक आते आते उन्होंने उनमें से कई एक जगह पर बस करके खेतीहर और कई यहां पर जमींदार के रूप में बन चुके थे। जो जनजातीय लोग थे इन्होंने क्या किया था, जैसे जैसे इनका आगे मतलब ये अपने आप को बढ़ाते गए तैसे जैसे 16वीं शताब्दी जब आई तो 16वीं शताब्दी के आते आते इन लोगों ने एक जगह पर बसने का निर्णय ले लिया था और कई सारी ऐसी जनजातियां थी जो एक जगह पर बस करके अपने आप को खेतीहर बन गई थी, खेती करने वाले, और कई सारी ऐसी जनजातियां थी जो कि जमींदार बन चुके थे। ठीक है, और तब भीलों के कई कुल शिकारी और संग्राहक भी बन गए थे। जो भील जनजात के लोग कुल थे इन्होंने क्या किया था, ये कई ऐसे बन गए थे जो कि शिकारी थे और कई संग्राहक भी बन गए थे, शिकारी संग्राहक। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है कि मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोगों की बड़ी तादाद में फैले हुए थे। जो गोंड लोग थे ये कहां कहां पर? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों पर गोंड लोगों की ज्यादा तादाद में संख्या थी। अगर आप भीलों की बात करोगे तो भील लोग पश्चिम और मध्य भारत में फैले हुए थे और
और 16वीं सदी के आते आते इन लोगों ने एक जगह पर बस करके खेती करने का निर्णय लिया था। कई सारे खेतिहर बन गए थे, कई सारे जमींदार बन गए थे और कई सारे लोग शिकारी और संग्राहक बन गए थे। अगर आप बात करोगे इनकी गोंड लोगों की, तो गोंड लोग कहां पर, गोंड लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में काफी संख्या में फैले हुए थे। ठीक है, यहां पर मैंने इतनी जनजातियों के विषय में आपको बता दिया कि ये लोग कहां पर अधिक मात्रा में फैले थे, कहां कहां पर और ये क्या क्या किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये आपको रात में भील लोग जो है हिरन का शिकार करते हुए दिखाए जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से शिकार करते थे और शिकार करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ बनाते हुए भी दिखाए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, पका रहे हैं कुछ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि रात्रि के माध्यम, जब रात ही होती थी तो भील लोग जो थे ये शिकार करके संग्रह किया करते थे इन सभी चीजों का, मतलब शिकारी संग्राहक बन गए थे ये। और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखला भारत में बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। जो घुमंतु व्यापारी लोग थे, इनकी श्रृंखलाएं थी जो कि बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ पर क्या करती थी, यहाँ पर मेवा इकट्ठा करके उसे ऊंटों पर लादा जा रहा है और मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। मतलब जो व्यापार हुआ करता था इसमें अधिकतर भूमिका बंजारों की हुआ करती थी, क्योंकि बंजारे लोग जो स्थानीय बाजार हुआ करते थे वहां तक इन चीजों को पहुंचाते थे और जो मध्य एशिया के व्यापारी थे वो ऐसी चीजों को भारत तक लेकर के आते थे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेवा है और मेवा को ऊंटों में लादा जा रही है। देख रहे बोरी लाद दी गई है, देखिए यहाँ पर भरी जा रही मेवा। ठीक है, तो इस प्रकार से लाद करके ऊंटों के माध्यम से जो बंजारे लोग हुआ करते थे ये अधिक यातायात का काम किया करते थे। यहां पर अब आपको कुछ और जानकारी मिलेगी। तो खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे, जिसके विषय मैंने आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में बताया कि खाना बदोश और घुमंतु जनजात के लोग थे वो क्या किया करते थे, कैसे रहते थे। क्लास 6 के एनसीईआरटी में आपको इसके विषय में अधिक जानकारी मिलेंगी, यहाँ पर भी दी जा रही है। वैसे एक बात याद रखना कि इसी टॉपिक्स थे जो ये पूरा टॉपिक आज चल रहा है। इस टॉपिक से 2019 में एक बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग अधिक अच्छी तरीके से समझिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक रहते थे, घूमते थे। क्या करते थे, दूर दूर तक घूमते थे। किसके साथ में, जानवरों के साथ में। अब आप कहोगे कि जानवरों के साथ में इनको घूमकर क्या लाभ, अगर घूमना ही है तो अकेले घूमिएगा, अपने परिवार के साथ में घूमिएगा। यहाँ पर ये उत्तर निकल कर आता है कि उनका जीवन जो था वो दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था और इसीलिए ये लोग जो थे अपने परिवार और जानवरों के साथ में दूर दूर तक घूमते रहते थे। अब जानवरों से मतलब ये दूध ले लिया करते थे और दूध के अन्य सारे उत्पाद भी लिया करते थे, जैसे कि खोया है या फिर जो घी है या फिर जो दही है, मलाई है। इन सारी चीजों को जानवरों से उत्पादित किया करते थे और जानवरों को चराया करते थे और उनसे जानवर पेट भरा करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई किया करते थे तथा एक जगह से दूसरी जगह आते वक्त सामान की खरीद फरोख्त किया करते थे। मतलब साफ है कि जो ये खाना बदोश लोग थे ये जानवरों को सिर्फ अपने भोजन के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, उनसे सिर्फ दूध वाली चीजें ही नहीं लेते थे बल्कि इनसे काम भी लिया करते थे, ढुलाई भी किया करते थे, अर्थात अपना रोजगार भी इनसे उत्पन्न किया करते थे और इसके साथ ही साथ व्यापार भी किया करते थे, कई सारी चीजों को खरीद फरोख्त भी किया करते थे। अगला पॉइंट मिलता है कि बंजारा लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। जो बंजारे लोग हैं आज भी देखे जाते हैं और बंजारों पर मूवियां भी बनी हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो बंजारे लोग थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और उनका जो पूरा कारवां हुआ करता था, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कि पूरा मतलब एक संघ जा रहा है, तो उनका जो पूरा कारवां हुआ करता था उसे टांडा कहा जाता है। अक्सर प्रश्न पूछ जाता है कि टांडा किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। और एक टांडा में कई परिवार होते थे और ये बंजारे लोग अपने साथ पूरे घर गृहस्थी, बीवी बच्चे और मतलब सभी को साथ में लेकर के चलते थे। यहां पर आप लोग एक बात को याद रखना, जो बंजारे लोग होते थे ये अपने साथ में पूरी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे और सभी को साथ में लेकर के चलते थे और ये जो पूरे मतलब इनका जो पूरा कारवां हुआ करता था उसे टांडा कहते थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि कई बार वे सौदागर के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे। जैसे कि आजकल आप लोग कहते हैं, आजकल आप लोग लेबर को ले आते हैं कि हम आपको सुबह से शाम तक इतने रुपए देंगे और आपको हमारे यहाँ पर लेबरी करनी होगी, मजदूरी करनी हुई। ठीक है, मजदूरों को लाते हैं। इसी प्रकार से जो ये बंजारे लोग थे ये सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, अर्थात लेबरी के लिए। लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर हुआ करते थे, मतलब ठेका पर काम लेकर के किया करते थे। और ऐसा ही उदाहरण आपको आगे देखने को भी मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगरों के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। जो बंजारे लोग हुआ करते थे उनका इस्तेमाल किया करते थे अलाउद्दीन खिलजी, उनको ठेका पूरा दे देते थे कि आपको इतना दिया जाएगा और आपको बाजारों तक
बाजारों तक मतलब अनाज की ढुलाई करनी नगरों से, ठीक है। और बादशाह जहांगीर ने भी अपने संस्करण में बंजारों का उल्लेख किया है। मतलब बंजारे पहले अगर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। ये एक पहले मतलब काफी अच्छा काम भी किया करते थे। और बंजारे विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर के शहरों में बेचते भी थे। जो बंजारे लोग थे ये व्यापार भी किया करते थे और सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगलों की सेनाओं के लिए खाद्यान्न की ढुलाई भी किया करते थे, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। जो ये बंजारे लोग जो थे ये मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई किया करते थे। तो इनकी यहाँ पर एक गणना दी जा रही है कि जब एक विशाल सेना होती थी तो एक विशाल सेना के लिए बंजारों की पूरे 1 लाख बैल अनाज ढोया करते थे। जी हाँ। अगला पॉइंट मिलता है कि नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जनजातियां थीं जो कि विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया करती थी। आज भी आप लोग देखते हैं नट मिलते हैं आपको, ठीक है। नट कई सारे इलाकों में मिलते हैं। वो आपके जो गांव के लोग हैं वो लोग जानते होंगे, नट लोग आते हैं और अपने करतब दिखाया करते हैं। बड़े बड़े मतलब बढ़िया बढ़िया करतब करते हैं और मतलब काफी खतरनाक करतब भी करते हैं। आज भी आप लोग अगर देखोगे तो रोड पे आपको कहीं रस्सी पर चलती हुई मतलब रस्सी पर बच्चा चलता हुआ मिलेगा, कहीं पर मुंह पे काफी खतरनाक काम करते हुए मिलते हैं। इसी प्रकार के पहले नर्तक और गायक हुआ करते थे और अन्य तमाशबीन भी हुआ करते जो कि तमाशा लगाया करते थे। और कई सारी जनजातियां हुआ करती थी जो कि विभिन्न नगरों में और गांव में जाते थे और अपनी कमाई किया करते थे अपनी कला का प्रदर्शन करके, ठीक है। और आज अगर आप देखोगे तो आज तो आपको एक अलग ही मतलब पूरी संस्कृति दिखाई देती है। अगला पॉइंट मिलता है बंजारे। बंजारों के संबंध में बहुत ही अच्छी बात यहां पर कही गई थी, इसलिए मैंने यहां पर आपके लिए रख ली है। एक बार आप लोग अवश्य समझिएगा। तो 17वीं सदी के आरंभ में भारत में आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम था पीटर मंडी, इसने बंजारों का वर्णन किया। बंजारे किस प्रकार से थे, ये क्या किया करते थे, इनका वर्णन किया है किसने। भारत में एक 17वीं शताब्दी में अंग्रेज आया था जिसका नाम था पीटर मंडी, उसने बंजारों का वर्णन किया है। एक बार समझ लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे और सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ में लेकर के चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं, मतलब यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो एक टांडा होता है उसमें कई सारे परिवार हुआ करते थे। और टांडा किसे कहते हैं ये मैंने आपको भी पीछे बात बता ही दी है, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि उनका जीने का तरीका और उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे हैं। मतलब साफ है कि इनका जो तरीका है जीने का साफ तौर पर बताया जा रहा है कि खाना बदोश है, अपने भोजन के लिए किस स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और उन लोगों से मिलता जुलता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब यात्रा करते ही रहते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग कह सकते हैं ट्रैवलर, ठीक है, मतलब ट्रैवल करने वाला व्यक्ति, ठीक है। गाय बैल उनके अपने होते थे, जो गाय बैल होते थे वो उनके अपने होते थे और कई बार वे सौदागर के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते थे, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। मतलब कई बार लोग ठेका ले लेते थे और उनको मजदूरी के लिए बुलाते थे और कई बार ये खुद ही ठेका लेकर के पूरा काम किया करते थे। और अनाज जहां सस्ता उपलब्ध होता था वहां पर वे खरीदते मतलब जहां पर भी इनको अनाज सस्ता मिलता था वहां पर ये लोग खरीद लेते थे और उस जगह से ले जाते थे जहां पर ये महंगा बेचता था, वहां पर इसे बेच देते थे। मतलब व्यापार का भी काम किया करते थे और वहां से वे ऐसी चीजें लाते थे जो कि किसी अन्य जगह पर मुनाफे के साथ में बेची जा सकती हूँ। मतलब साफ है कि लोग व्यापारी थे, ठीक है। और टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते थे। मतलब पूरा एक टांडा जो होता था उसमें 6 से 700 लोग रहते थे और वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते थे। मतलब 6 से 7 मील तक ही एक दिन में चलते थे, उससे ज्यादा सफर नहीं करते थे। और यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैल पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे। मतलब कैसा भी मौसम हो सबसे पहले जानवरों से काम लेते थे, काम लेने के बाद में ये उनको खुला छोड़ देते थे ताकि वो चर करके आ जाए, उनका पेट भर सके। अगला पॉइंट मिलता है क्योंकि यहाँ पर जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। पहले क्या था, जनसंख्या बहुत ही कम थी और जनसंख्या कम होने की वजह से क्या था कि जो ये जनजाति लोग थे और या फिर बंजारे लोग थे ये अपने जानवरों को खुला छोड़ देते थे क्योंकि इनको रोकने वाला कोई था नहीं। और जनजाति मतलब अधिक क्षेत्र पर कब्जा था नहीं। पहले चरगाहे बहुत थे, अभी भी कुछ समय पहले थे, आज से 10 साल पहले तक चरगाहे काफी सारे थे, लेकिन अभी 10 साल में इतनी प्रगति हुई है कि 10 साल के अंदर ही अंदर चरगाहे लगभग बहुत ही कम रह गए हैं। हमारे यहाँ पर भी काफी सारे चरगाहे थे, लगभग 100-200 बीघा तक जमीन थी जहां पर लोग अपने जानवरों को चराया करते थे और आज वहां पर मुश्किल से 20-25 बीघा
जमीन रह गई होगी जहां पर लोग अपने जानवरों को चराते हैं, सारी की सारी जमीन खत्म हो गई। अभी मैं 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ की बात करें, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही, कुछ कहने को नहीं। जनसंख्या बढ़ने का सबसे प्रमुख जो कारण है वो है कि मृत्यु दर में कमी होना। और मृत्यु दर में कमी इसलिए हो रही है क्योंकि हर मर्ज का इलाज बनता जा रहा है। हर मर्ज का जब इलाज बन जाएगा तो मृत्यु दर में कमी आ जाएगी और इसी वजह से जनसंख्या बढ़ेगी और यही कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है हमको खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। ये कैसे हुआ करते थे और इनके विषय में आपको यहां पर जानकारियां भी दी गई हैं। तो खानाबदोश घुमंतु होते थे। जो खानाबदोश लोग हुआ करते थे घुमंतु हुआ करते थे क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और अपने खाने के लिए ही घूमते थे। अब अभी एक कहानी बीच में आई थी, मतलब एक बच्चा कहता है कि मैं अगर चिड़िया होता तो कितनी अच्छी बात रहती। फिर चिड़िया कहती है कि आप इंसान हो, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैं चिड़िया हूं और मैं अपने भोजन के लिए हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती रहती हूँ। कुछ ऐसा ही हाल इन घुमंतु लोगों का भी था, खानाबदोश लोगों का भी था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे ताकि उनको उनका पेट भर सके। अब एक स्थान पर जो रहने वाला लोग है वो ज्यादा सुखी रहता है। अगला पॉइंट मिलता है, उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपनी रेवड़ और प्रसुबिंद के साथ में एक चरगाह से दूसरी चरगाह पर घूमते रहते थे। काफी सारे ऐसे लोग होते जो कि पशुओं को, जानवरों को चराया करते थे और अपनी रेवड़ और प्रसुबिंद के साथ में एक चरगाह से दूसरे चरगाह पर, दूसरे से तीसरे चरगाह पर जाते रहते थे। और इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन जो लोग हुआ करते थे वो भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते थे। पहले ये अधिक देखा जाता, पहले गांव में तमाशा करने वाले लोग भी काफी आते थे, आज नहीं आते हैं। आज आप लोग देखेंगे, गांव में जाएंगे तो आपको कहीं महीनों सालों में एक आध देखने को मिल जाए तो मिल जाए। वैसे आपको आज तमाशा लगाने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे और मतलब जो मतलब करतब दिखाते हैं वो भी कम मिलेंगे, फेरी वाले कम मिलेंगे, दस्तकार कम मिलेंगे, नृतक गायक कम मिलेंगे। आज जो नृतक या फिर गायक आता है वो काफी पैसा लेता है तब आता है और वो भी मतलब आज अगर देखा जाए तो काफी बदल गया है समाज। अगला पॉइंट मिलता है कि खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह पर लौट करके आते थे जहां पर उन्होंने पिछले साल सौदा किया था। मतलब साफ है कि अपने एक निजी क्षेत्र में, निजी नहीं मतलब अपने कुछ इलाके में ही घूमते रहते थे। ऐसा नहीं कि अगर यहां से शुरू किया तो लौटकर यहां पर नहीं आना है। अगर उन्होंने यहां से शुरू किया तो वो यहां तक चले जाते थे और उसके बाद लौट करके फिर उन्होंने यहीं पर ही आना होता था। ऐसा यहां पर बिल्कुल भी मत समझना कि अगर उन्होंने यहां से अपनी यात्रा का आरंभ किया तो चलते चले आएंगे और फिर वो रुकेंगे ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जहां से वो अपने भ्रमण की या फिर कह सकते हैं कि यात्रा शुरू करते थे, अक्सर वे लौट करके उसी स्थान पर आ जाते थे, मतलब घूमा करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है बदलता समाज, नई नीतियां और श्रेणियां। इनके विषय में समझिएगा कि समाज में बदलाव किस प्रकार से आया। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता भी पड़ी। आज भी आप लोग देखते हैं अगर किसी देश के पास में परमाणु शक्ति नहीं है तो वो देश हमेशा अपने सामने वाले देश से दबकर रहता है और अगर आज में किसी के पास में परमाणु शक्ति है तो वो इतना अधिक नहीं दबता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे जैसे समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया था उसी तरीके से लोगों के अंदर हुनर की आवश्यकता भी बढ़ी थी कि आपको अब हुनर चाहिए और कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। देखिए सबसे पहले कौन सा समाज था, वर्ण विभाजन वाला। इसके बाद में कौन सा है, जाति विभाजन आया और जाति विभाजन में कई सारी जनजातियों और सामाजिक समूह को शामिल भी कर लिया गया था और उन्हें जातियों का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले वर्ण विभाजन आया था। वर्ण विभाजन में सिर्फ 4 प्रकार के वर्ण थे। कौन कौन से? सबसे पहले ब्राह्मण, फिर था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ठीक है, और जब ये आ गया आपका जाति वाला व्यवस्था आ गई, जाति विभाजन आया, तो जाति विभाजन में क्या हुआ था, एक ही अर्थात ब्राह्मण में कई सारी जातियां निकाल दी गई। आज भी आप लोग देखते हैं मतलब कई सारी जातियां निकली गई हैं जिसमें आपको, आप लोग अगर बात करें तो आपको मतलब आप खुद ही समझते हैं आपकी एक अलग जाति होगी। इस प्रकार से जो वैश्य थे उनमें भी कई अलग जातियां निकाली गई, क्षत्रियों में भी निकाली गई, शूद्रों में भी अलग अलग निकाली गई। आप लोग आज भी देखते हैं इसी प्रकार से हुआ। और जब ये जाति विभाजन सामने आया तो जनजाति लोग जो थे, इन लोगों को भी काफी सारी जनजातियों में शामिल कर लिया गया था और जो सामूहिक लोग थे उनको भी जाति विभाजन में शामिल कर लिया गया था और जो जनजाति लोग थे उनको जातियों का दर्जा भी दिया गया था। अगला पॉइंट मिलता है कि विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनारों, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। मतलब इनकी एक अलग अलग जाति कर दी गई। बढ़ई की एक अलग जाति होती थी, लोहार की एक अलग जाति होती थी, सुनार की एक अलग जाति होती थी, राजमिस्त्री की अलग जाति होती थी। आज भी आप लोग देखते हैं उनको कहते हैं वो बढ़ई हैं, वो लोहार हैं, वो राजमिस्त्री हैं, वो सुनार हैं। ये लोग अलग अलग जाति के लोग हैं। आज भी दिखाया जाता है ब्राह्मणों की भी अलग कई कास्ट कर दी गई थी।
और वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बना था। जो समाज में संगठन आया था इसका आधार बन गई थी जाति। जब पहले वर्ण आया तो वर्ण में भी अर्थात 4 प्रकार के वर्णों में चारों में अलग अलग जातियां बना दी गई थी। ठीक है, और जो जाति व्यवस्था आई थी इसने समाज को संगठित करने का काम किया था, इससे समाज में संगठन पैदा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहां पर आपको मिलता है जाति पर विचार विमर्श। एक चैप्टर में दिया गया था टॉपिक, मैंने रख लिया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्तमान तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोडन उदयार की 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा, जो कि अध्याय 2 में बताएगी, जो सभा थी ब्राह्मणों की एक सभा, देखिए हर क्षेत्र में एक सभा हुआ करती थी, और चैप्टर 2 में बताया गया है सभा किसे कहते थे पहले। इस पर विचार विमर्श का वर्णन मिलता है, जो ये पूरी वर्ण जाति व्यवस्था थी इसके विचार विमर्श पर वर्णन मिलता है। और वे रथकारों, जिसका शाब्दिक अर्थ था रथ चलाने वालों, जो रथ चलाने वाले होते थे उनको रथकार कहा जाता था। रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे, और उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए थे। मतलब जो जाति होती थी, जाति के आधार पर कामकाज तय कर दिए गए थे, जिसमें वास्तुकार, रथों और गाड़ियों का निर्माण करने वाले, मंदिर द्वार बनाने वाले, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करने वाला, मंडप बनाने वाला, राज्य के लिए जेवर बनाने वाला। मतलब साफ है, मतलब हर जाति के लिए एक अलग अलग जो तो पूरे तरीके से इन्होंने अलग अलग जाति निर्धारित कर दी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लोहार को अलग, जो लोहे पीटा करता था या फिर लोहे की वस्तुएं बनाया करता था। इसके बाद में यहाँ पर बताया कि जो मंदिर द्वार बनाते थे उनकी एक अलग जाति निर्धारित कर दी गई, जो राजा के जेवर बनाया करते थे उनकी एक अलग जाति निर्धारित कर दी गई, जो मंडप बनाया करते थे उनकी एक अलग जाति निर्धारित कर दी गई। मतलब सभी की एक अलग अलग जाति निर्धारित कर दी गई, और जाति के अनुसार से ही सभी का काम होता था। अगर आज की बात करें तो आज जाति के अनुसार कोई काम नहीं होता कि अगर आप इस जाति के हो तो आपको यही काम करना होगा, जी बिल्कुल नहीं। आज टैलेंट के अनुसार काम होता है। आपके पास में जैसा टैलेंट है, आप जैसी सोच रखते हैं, उसी अनुसार आपको काम भी करना होगा, और अधिकतर लोग ऐसा ही होता है। और यहीं पर जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को समझ नहीं पाते। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे की जो सोच होती है, जो बच्चा जाना चाहता है वो किसी और क्षेत्र में जाना चाहता है, और माँ बाप उसे जबरदस्ती किसी और क्षेत्र में ले जाते हैं। अब भैया समझ लीजिए कोई बच्चा है जिसका इंटरेस्ट है क्रिकेट में, और आप उससे कहते हो इंजीनियर बनो, तो क्या वो बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। यही होता है, ठीक है। और इसी वजह से अगर बात की जाए तो हमारे भारत देश में टैलेंट जो है तो टैलेंट के आधार पर अब चुनाव होने लगे हैं। अब इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, आप लोग देख सकते हैं, जो आमिर खान वाली मूवी थी, तो उसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते श्रेणियों के बीच में नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। देखिए राजपूत के विषय मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र, और गोत्र के विषय में भी बताया। तो देखिए क्या हुआ था, जैसे 11वीं और 12वीं शताब्दी आई थी तो इसके आते आते जो क्षत्रिय लोग थे इनके बीच में राजपूतों के गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ था, और वे हुड़, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे, जो कि ये राजपूत लोग थे। और इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे, और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। देखिए क्या हुआ था, जो राजपूत थे ये कोई एक कुल के नहीं थे। राजपूत उसे कहा जाता जो कि राज परिवार से होता था, चाहे वो भले ही सैनिक ही क्यों ना हो, उसे राजपूत कहा जाता, अर्थात राजा का पुत्र। ठीक है, और जो राजपूत हुआ करते थे उसमें हुण भी थे, चंदेल भी थे, चालुक्य भी थे, और कई दूसरी परंपराओं से जो आने वाले लोग थे वो भी थे। इनमें जनजातीय लोग भी थे जो कि आगे बढ़कर के राजकुल में चले गए, राजा बन गए थे, उन लोगों को कहा जाता। और धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई थी, लेकिन केवल प्रमुख जो जनजाति परिवार थे उनको इस शासक वर्ग के में शामिल किया गया था। देखिए जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने अपने समर्थन से कई सारी जनजातियों को मतलब समर्थन किया था, और इसके बाद में उनको राजपूत की मान्यता दे दी थी। लेकिन कई सारे लोग जो थे उनको जाति व्यवस्था में हिस्सा दिया गया था, और कई सारी जनजातियां ऐसी थी जिनको राज परिवार में हिस्सा मिला था, और कई सारी जनजाति जिनको आम लोग में ही माना गया था। मतलब कई सारी जो जनजातियां थी उनको जाति व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन कुछ ही ऐसी जनजातियां जिनको शासक वर्ग में शामिल किया गया था, अर्थात उनको राजपूत की मान्यता दी गई थी। अगला पॉइंट मिलता है कि दूसरी जगह पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। देखिए इस्लाम धर्म को भी कई सारी जनजातियों ने अपनाया था, और वे जाति व्यवस्था को भी नकारते रहते। एक बात यहां पर साफ तौर पर याद रखना, जिन लोगों ने भी इस्लाम को अपना लिया था वो लौट करके फिर इसमें नहीं आए थे।
जी हाँ, और आगे बताया जा रहा है कि सनातन हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई थी। कहां पर? जहां पर जनजातीय लोगों ने इस्लाम को अपना लिया था, जो कि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम वाला इलाका था यहां पर। ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच में हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। जो राज्यों की उत्पत्ति हुई थी, इनमें जनजातीय लोगों के बीच में हुए सामाजिक जो बदलाव हुए थे, इनसे गहराई से इनके साथ में संबंध रखती है। हमारे इतिहास में इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो उदाहरण में दिया गया है। आपको दोनों जनजातियों के विषय में बताएंगे। दो जनजातियां जिनके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले गोंड जनजाति। गोंड जनजाति ने भी काफी सारे परिवर्तन लाए थे, समझिएगा। तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहां पर? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे, और वे यहां पर स्थानांतरण कृषि किया करते थे, अर्थात जगह बदलकर खेती। स्थानांतरण कृषि के विषय मैंने आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ाया था। इसका अर्थ होता है कि एक जगह पर आए, यहां पर बसे, और बसने के बाद में यहां पर कुछ समय तक खेती की, जब तक यहां की भूमि में उपजाऊ बनी रही तब तक यहां पर खेती की, और इसके बाद में जैसे इस भूमि की उपजाऊता खत्म हुई, जैसे उपजाऊ नहीं रह गई, यहां से हट करके दूसरी जगह पर चले गए, और इस जगह को ऐसा ही छोड़ दिया ताकि यहां पर कुछ समय तक ये जमीन पड़ी रहे, और फिर ये उपजाऊ बन जाए। दूसरी जगह पर जाते थे, वहां पर झील जाकर को साफ कर देते थे, जंगल को काट देते थे, और यहां पर खेती करने लगे थे। अर्थात स्थानांतरित खेती, एक स्थान के ऊपर खेती की, फिर उसे छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह पर खेती की, ऐसी खेती करने लगे थे। कौन? गोंड लोग, जो कि गोंडवाना नामक एक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। अगला पॉइंट मिलता है, विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। कुल के विषय मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो विशाल गोंड जनजाति थे, ये कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, और प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। मतलब जिस प्रकार से आज आप लोग देखते हैं कि एक घर का एक मुखिया होता है, इसी प्रकार से प्रत्येक कुल का पहला एक राजा या राय हुआ करता था। ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि अकबर के शासन काल के इतिहास के एक इतिहास जो कि जिसे अबुल फजल ने लिखा था, जिसका नाम है अकबरनामा। इसमें उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे पूरे। जी हाँ, अगर आप लोग गोंड को छोटा मोटा समझते हैं तो बिल्कुल भी छोटा मोटा नहीं था। इसमें पूरे 70,000 गांव थे गोंड में। जी हाँ, गढ़कटंगा के गोंड राज्य में पूरे 70,000 गांव थे, और गांव की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को, जो राज्य हुआ करते थे, पूरे राज्य को गढ़ों में विभाजित कर दिया था। पूरे एक एक गढ़ हुआ करता था, और हर गढ़ किसी एक गोंड कुल के नियंत्रण में था, किसी एक गोंड कुल के नियंत्रण में था सभी गढ़। ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि ये पुनः 84 गांव में विभाजित कर दिए गए थे। 84 गांव की इकाइयों में विभाजित कर दिए गए थे, और इन्हें 84 कहा गया था। पहले यहां पर साफ तौर पर समझिएगा, साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जो अकबर के शासन काल में जो गढ़कटंगा था, ये इसमें गढ़कटंगा के गोंड राज्य में पूरे 70,000 गांव थे, और ये जो गांव थे, गोंड राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत गोंडों के में जो विभाजन हुआ था, ये राज्य गणों में विभाजित हो गए थे। जो राज्य थे पूरे पूरा राज्य को गणों में विभाजित कर दिया था, और जो गढ़ थे, हर गढ़ पर किसी एक गोंड कुल का नियंत्रण हुआ करता था, या फिर आप कह सकते हैं एक परिवार का नियंत्रण हुआ करता था, जिसमें एक ही परिवार का पूरा नियंत्रण। ठीक है। अर्थात एक परिवार के मुखिया, या फिर आप कह सकते हैं एक कुल का नियंत्रण हुआ करता था। ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है, जो ये 84 गांव थे, मतलब ये पुनः जो ये मतलब कुल थे, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर गोंड थे, यहाँ पर साफ तौर आप कह सकते हैं गोंड। ठीक है। सबसे पहले क्या था, राज्य को गोंडों में विभाजित, गढ़ों में विभाजित कर दिया गया, और गढ़ थे, गढ़ों को गांव में विभाजित किया गया था। और जो गांव थे, ये पूरे 84 गांव हुआ करते थे एक गढ़ में, सॉरी एक गढ़ में 84 गांव हुआ करते थे, और इनको 84 ही कहा जाता था। ठीक है। अब 84 गांव जो थे, इनका फिर से उप विभाजन हुआ था बरहोत में। बरहोत में 12-12 गांव हुआ करते थे। अर्थात सबसे पहले राज्य को गढ़ों में विभाजित किया गया, गढ़ों से इन्हें फिर 84 में विभाजित किया गया। ठीक है। 84 में 84 गांव हुआ करते थे। इसके बाद में 84 से फिर इसे बरहोत में विभाजित किया गया, और बरहोत में पूरे 12 गांव हुआ करते थे। और बड़े गोंड राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला था। जैसे जैसे बड़े गढ़ों जैसे जैसे बड़े गोंड राज्य का उदय हुआ था, धीरे धीरे गोंड समाज में पूरी तरीके से इनके चरित्र बदल गए थे, और उनका बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान समाजों में विभाजित हो गया था। जब आप लोगों ने देखा कि जनजाति लोग जो थे, वो एक दूसरे से समान व्यवहार करते थे, बिल्कुल समानता से रहते थे। लेकिन क्या हुआ था, जैसे जैसे बड़े गोंड राज्यों का उदय हुआ था, धीरे धीरे समाज में क्या हुआ था, परिवर्तन आने लगा था, और परिवर्तन की वजह से यहाँ पर सामाजिक वर्गों में विभाजन हो गया था।
और ब्राह्मणों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की थी और कई अधिक प्रभावशाली बन गए थे। जो ब्राह्मण लोग थे, इन्होंने जो गोंड राजा थे, इनसे भूमि प्राप्त की थी और इसके बाद में ये प्रभावशाली बन गए थे। और गोंड राजाओं से ब्राह्मणों ने भूमि इसलिए प्राप्त की थी क्योंकि इनको ब्राह्मणों ने ऊंची ऊंची उपाधियां दे दी थी। इसके बाद में यहाँ पर आपको चित्र भी जरा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आपका चाउरागढ़ है और ये पूरा गोंडवाना है। गोंडवाना को भी मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया है, गोंडवाना को। और यहाँ पर आपको ये मांडला दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो ये ऐसी लाइन है, ये सूबा सीमा वाली है, ठीक है, सूबा सीमा। और इसके बाद में ये आपको जो डॉट डॉट दिखाई जा रही है, ये सरकार की है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पर आपको, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि गोंड सरदार को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। जो गोंड सरदार थे, इनको राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई थी और इसीलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा, जिसका नाम था अमन दास, ठीक है, क्या नाम था, अमन दास, इन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली थी। उपाधि धारण करने के पश्चात में उसके पुत्र ने, जिसका नाम था दलकत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा, जिसका नाम था सालवाहन की पुत्री, जिसका नाम था दुर्गावती, राजकुमारी दुर्गावती, इससे विवाह कर लिया था। किससे? राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। किसने किया था? ये दलपत ने, ठीक है। और दलपत कौन था? दलपत अमन दास का पुत्र था। और अमन दास कौन था? अमन दास था गोंड सरदार, ठीक है, गोंड सरदार था ये, ठीक है। और इसने अपने आप को राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई थी और इसी वजह से इसने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। और इसके पश्चात में इसके पुत्र, जिसका नाम था दलपत, उसने महोबा के चंदेल राजपूत राजा, जिसका नाम था सालवाहन, इसकी पुत्री से विवाह कर लिया था। इसके अंदर दलपत की मृत्यु के पश्चात, दलपत की जो मृत्यु हुई थी, ये बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। और इसकी मृत्यु के पश्चात में रानी दुर्गावती, जो कि एक राजपूत कन्या थी, ये काफी योग्य थी और योग्य होने की वजह से उसने अपने 5 साल के पुत्र, जिसका नाम था वीर नारायण, इसके नाम पर शासन करने का निर्णय लिया था और इसने शासन की कमान संभाल ली थी। जिस प्रकार से आप देखते हैं बाहुबली मूवी में, बाहुबली और भल्लाल देव दोनों का नाम पर जो, तो यहाँ पर राजमाता जो होती हैं शिवगामी, वो राज करती हैं। इसी अनुसार यहाँ पर भी हुआ था। जो ये दुर्गावती थी, इनका 5 वर्ष का पुत्र था, जिसका नाम था वीर नारायण, और वीर नारायण के नाम पर इन्होंने शासन की कमान संभाली थी। और अकबर के शासन काल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर राज कर दिया था। और जब गढ़कटंगा पर हमला कर दिया था, और जब गढ़कटंगा पर हमला हुआ था, तो रानी दुर्गावती ने इसका जमकर के मुकाबला किया था। और इसके बावजूद भी लेकिन रानी दुर्गावती की हार हुई थी और उसने समर्पण करने की बजाय खुद को मर जाना बेहतर समझा था, ठीक है। वो मर गई थी और उसके बाद में जैसे ही रानी दुर्गावती मरी थी, इसके तुरंत बाद में उसका पुत्र भी लड़ता हुआ मारा गया था। और गढ़कटंगा एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ के दूसरे राज्यों में उसका उसका निर्यात करके काफी अच्छा खासा धन कमाया था। काफी समृद्ध राज्य था। एक बात आप लोग देखिएगा, यहां पर आपको जो राजतंत्र मिला था, राजतंत्र में और प्रजातंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो जो राजतंत्र हुआ करता था, वहां पर आपको घूसखोरी नहीं मिलेगी। जितना पैसा जिस निर्माण के लिए आता था, उतना वहां पर लगाया जाता था, बिल्कुल भी उसमें कटौती नहीं की जाती। लेकिन अगर आप आज की बात करोगे, तो अगर आज किसी क्षेत्र में पैसा लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए आता है, तो उसमें 5 करोड़ ही लगता है। 5 करोड़ रुपए बीच में घूसखोरी में चला जाता है। ऐसा होता है। पहले क्या होता था, अगर किसी क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य करने के लिए कितना पैसा लगाया जाए, इसका निर्णय किया गया 10 करोड़ लगाया जाएगा, तो पहले 10 करोड़ ही लगाया जाता, क्योंकि वहां पर राजतंत्र हुआ करता था। और अगर बिल्कुल भी घपलागिरी देखी गई, तो राजा उसके खिलाफ कड़ा निर्णय लेता था, उसे मृत्युदंड तक सुनाने का अधिकार हुआ करता था। और इसी डर की वजह से पहले ये आपको बिल्कुल भी जो तो घूसखोरी नहीं देखने को मिलती थी। बिल्कुल समाज जो था वो सुव्यवस्थित था और अच्छी तरीके से होता था। और इसी वजह से जो ये गढ़कटंगा था, ये काफी समृद्धशाली भी था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, हाथियों को पकड़ करके दूसरे राज्यों में इसका निर्यात किया था और इससे अच्छा खासा धन भी कमाया था। और क्योंकि सब ईमानदारी से रहते थे, इसलिए इनके पास में धन भी पाया जाता। और जो मुगल साम्राज्य, इसके बारे में बताया कि जब मुगलों ने गोंडों को हरा दिया था, उसके बाद उन्हें लूटा था, तो लूटने पर बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में इनको हथिया लिए थे, बरामद हुए थे, हथिया लिए थे। और मुगलों ने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में कर लिया था और शेष वीर नारायण के चाचा, जिसका नाम था चंद्र शाह, इसको दे दिया था, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है आज का ये चैप्टर, मुझे भी पढ़ाने में काफी मजा आ रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में।
तो पहली थी गोंड, दूसरी मिलती अहोम। ये दो जनजातियां ऐसी थी जिनके विषय में आपको चर्चाएं मिलती हैं, अक्सर इन पर प्रश्न पूछ जाता है। मैंने आपसे कहा था कि दो के विषय में बताऊंगा, दूसरी ये है, ठीक है। तो अहोम लोग मौजूदा अहोम लोग जो थे ये मौजूदा म्यांमार में आकर के 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। कहां पर? ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे अहोम लोग, ठीक है, जो कि मौजूदा म्यांमार में पाई जाती है। 13वीं सदी में यहां पर आकर के बस गए थे और उन्होंने भुइयों को पहले भूस्वामी कहा जाता था, भुइया इसे पहले कहा जाता और इसे आज भूस्वामी कहा जाता है। भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की थी। कहां पर? म्यांमार में, जहां पर आज म्यांमार पाया जाता है, यहां पर। इसके बाद में 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों जो कि 1523 में इनका, और इसके बाद में कोच हाजों जो कि 1581 में थे, इनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था कि इन्होंने अहोम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद में अहोम साम्राज्य ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कई जनजातियों को अपने अधीन कर लिया था और एक बड़े राज्य का निर्माण किया था। कितने? एक काफी बड़े राज्य का निर्माण किया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो जनजाति लोग थे ये, इन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के काफी सारी जनजातियों को अपने अधीन कर लिया था। और इससे पहले इन्होंने क्या किया था, जो भूस्वामी लोगों थे इनकी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अपने राज्य की स्थापना की थी। और इसके बाद में 1523 में इन्होंने चुटियों लोगों का जो राज्य था, और इसके बाद में 1581 में कोच हाजों के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। अगला पॉइंट मिलता है कि इसके लिए 1530 के दशक में, इतने वर्ष पहले, अग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया था अहोम लोगों ने। किन्होंने? अहोम लोगों ने 1530 के दशक में इन सभी राज्यों को जीतने और अपने राज्य में मिलाने के लिए आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद में 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने लगे थे। कौन? अहोम लोग, ठीक है, निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। और इसके बाद में 1662 में मीर जुलाम के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया था और बहादुरी से सामना करने के बावजूद भी अहोम लोगों की पराजय हुई थी। और इसके बाद में, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना रह पाया था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। देखिए क्या हुआ था, 1660 में जो अहोम लोग थे, इन लोगों ने उच्च स्तर पर बारूद और तोपों का निर्माण करना शुरू कर दिया था और इसमें सक्षम हो गए थे। इसके बाद में 1662 में मीर जुलाम के नेतृत्व में मुगल सेना ने इन पर आक्रमण कर दिया था, अहोम लोगों के राज्य पर, और हमला करने के बाद में इनको हरा दिया था। और इसके बाद में, लेकिन जो मुगल लोग थे, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा समय तक इन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया था। कहां पर? अहोम लोगों के ऊपर, ठीक है। इसके बाद में जो अहोम लोग थे, पूरा अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता उनको पाइक कहा जाता। क्या पाइक कहा जाता? पूरे राज्य में कुछ ऐसे लोगों को चुना गया था जिनसे जबरन काम लिया जाता, और जिनसे जबरन काम लिया जाता उनको पहले पाइक कहा जाता, ठीक है। और अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे जिनसे जबरदस्ती काम लिया जाता। अगला पॉइंट मिलता है कि इसके लिए जनगणना के बाद में जो देखिए जैसे जनगणना की गई थी, इसके बाद में प्रत्येक गांव से कुछ लोगों को भेजा जाता था जिससे कि वो लोग मजदूरी कर सकें जाकर के जबरन, ठीक है। और जो जबरन मजदूरी की जाती थी, इसके लिए इन्होंने क्या किया, जनगणना के बाद में सघन आबादी वाले, अर्थात जहां पर ज्यादा आबादी वाले लोग रहते थे, वहां से कम आबादी वाले लोगों के यहां पर लोगों का स्थानांतरण कर दिया था। अर्थात जिस इलाके में लोग कम रहते थे और जिस इलाके में लोग ज्यादा रहते थे, ज्यादा वाले इलाके से कम वाले इलाके में लोगों को आकर के बसाया गया था, ताकि जब भी लोगों को बुलाया जाए तो समान मात्रा में हर क्षेत्र से गांव लोग आए, ठीक है। इसके बाद में दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्य में जुटे रहते थे जो ये लोग थे। और लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं दिया करते थे। जितने भी गढ़, ये जो अहोम लोग थे, इनके यहाँ पर जितने भी लोग थे, उनमें जो वयस्क थे वो लगभग सभी पुरुष जब भी युद्ध हुआ करता था तो सेना में अपनी सेवाएं दिया करते थे। और सेवा में सेना देने के पश्चात में, अर्थात सेना में सेवा देने के पश्चात में जब युद्ध नहीं होता था, दूसरे समय में बांध, सिंचाई व्यवस्था में अपने निर्माण कार्य करते रहते थे। अर्थात यहाँ पर यह नहीं था कि अगर युद्ध होगा तो मतलब आप सेना में रहेंगे, नहीं होगा तो भी रहेंगे, जिस प्रकार से आज देखा जाता है। नई नीति आ रही भारत में भी कि लगभग सभी व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाए युद्ध की, ताकि जब युद्ध हो तो सभी लोग जाकर के उसमें अपना भाग ले सकें। पहले क्या होता था, पहले ऐसे ही होता था भारत में भी, पहले लगभग सभी को ट्रेनिंग दी जाती थी और जब भी आवश्यकता पड़ती थी तो सभी को बुलाया जाता था कि आप जाकर के युद्ध करें जाकर के, ताकि हमारा देश, हम सुरक्षित रहें, गुलाम ना बने। और आज भी ऐसा करने का मतलब एक निर्णय लिया गया है कि 3 साल तक आप अगर चाहें तो फ्री में सेवा दे सकते हैं, ट्रेनिंग भी दी जाएगी आपको,
ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अहोम लोग थे ये चावल खेती के लिए नए तरीकों को भी अमल में लाए थे इन्होंने, जो कि रोपण व्यवस्था थी चावल की खेती करने के लिए उन्होंने नए तरीकों को अमल में लाए थे। और इसके बाद में अहोम समाज कुलों में विभाजित था। किनमें? कुलों में विभाजित था। और जिन्हें खेल कहते थे, क्या कहते थे? खेल कहते थे। जो अहोम समाज कुल में विभाजित था तो इस कुलों को खेल कहा जाता। और एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे और किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। और जो जमीन दी जाती थी ये समुदाय की सहमति के बगैर राजा भी इनसे वापस नहीं ले सकता था। पहले ये बहुत ही अच्छी नीति थी। ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है कि शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, जो जनजातीय देवता थे उनकी। लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई थी और मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई थी। देखिए क्या हुआ था, जब बात किया शुरुआत में जो अहोम लोग थे अपनी जनजातीय देवताओं की पूजा किया करते थे। आज भी देखा जाता है कई सारे उनकी अलग संस्कृति ऐसी जो कि आज भी बची हुई है और आज भी अपनी जनजातीय देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। लेकिन जब 17वीं शताब्दी आई थी तो इस समय ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक बढ़ गया था। और जब ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक बढ़ा था तो मंदिरों और ब्राह्मणों को राजाओं के द्वारा भूमि जो थी वो अनुदान में दी गई थी, दान के रूप में दी गई थी। और इसी प्रकार का शिव सिंह 1714 से लेकर के 1744 तक इन्होंने राज किया था। इनके काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था। इसके बाद में अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था, बहुत ही परिष्कृत समाज माना जाता। और कवियों और विद्वानों को अनुदान में भूमि दी जाती थी और नाट्य कर्म को प्रोत्साहन भी दिया जाता। जो नाट्य कर्म होता था, नाटक वगैरह, इनको काफी प्रोत्साहन मिलता था। कवियों और विद्वानों को भूमि दान में दिया जाती थी। और जो अहोम लोग थे इनको काफी अत्यंत परिष्कृत समाज समझा जाता था। और संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था। जो संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियां हुआ करती थी, कविताएं हुआ करती थी, इनका भाषा मतलब स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया था। किसको? बुरंजी नामक एक ऐतिहासिक कृति है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो उतने ही थे। इसके बाद में आपको लास्ट में अन्यत्र मिलता है, इसको भी एक बार समझ लीजिएगा। तो ये लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में कुछ अन्यत्र दिया जाता है। जो अन्यत्र होता है इसमें जो विश्व के इतिहास चलता है उस समय, जिस समय हम यहाँ का इतिहास डिस्कस कर रहे हैं, इसी समय के विषय में जो विश्व में गतिविधियां हुआ करती हैं उनके विषय में कुछ बताया जाता है। तो यहाँ पर मंगोलों के विषय में बताया जा रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिएगा। मंगोलिया आप लोग ढूंढ सकते हैं, मंगोलिया अगर आपके पास में एटलस है तो। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजातियां मंगोल की थीं। अगर सबसे प्रसिद्ध की बात की तो मंगोल जो थे ये सबसे प्रसिद्ध शिकारी संग्राहक जनजाति थे और पशुचारी भी थे। और वे मध्य एशिया के घास के मैदान, स्टेपी और थोड़ा उत्तर प्रदेश थोड़ा उत्तर की ओर वे वन प्रांतों में बसे हुए थे। कहां पर? सबसे पहले तो बात की जा रही कि मध्य एशिया के घास मैदान जिसका नाम था स्टेपी कहा गया है, और वे थोड़ा उत्तर की ओर वे वन प्रदेश में बसे हुए थे। और 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला था। किसने? चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा की थी और इसके पश्चात में उन सभी को एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल दिया था, अर्थात सैनिकों में बदल दिया था। और अपनी मृत्यु के समय, जब चंगेज खान की मृत्यु हुई तो अपनी मृत्यु के समय 1227 में वे एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। मतलब उसका प्रदेश काफी बड़े क्षेत्र में विस्तृत था और उसका शासक था। उसके पश्चात में उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा इतिहास शामिल था। और मंगोल के पास सुसंगठित सैन्य व प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये विभिन्न जातीय और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। जी हाँ, तो ये था हमारा आज के इस पूरे चैप्टर का एनालिसिस जो कि आप लोगों ने देखा। इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कुछ भी आपको बाहर मिलने वाला नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं और आपको बता भी दिए हैं। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को जल्दी कंप्लीट करा देंगे। जैसे क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, क्लास 6 से लेकर के 8 तक के एनसीईआरटी के नोट्स हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे, आप लोग ले सकते हैं। फिर काफी लोग मैसेज कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल
आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और क्या आप लोग चाहते हैं कि जो हिंदी माध्यम का इस समय काफी डिमोटिवेशन चल रहा है, कि अक्सर मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हिंदी माध्यम वाले लोग पास नहीं हो रहे हैं, यूपीएससी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे अगर आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं तो बताइएगा मुझे, और मैं इसके लिए आपके लिए कुछ लेकर के आऊं कि क्या आप करें जिससे कि आप भी यूपीएससी क्रैक कर सकें। हिंदी माध्यम के बच्चों को क्या करना चाहिए, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, जल्द ही मैं इस पर कुछ ना कुछ करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।